हेलो बच्चों। आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। पार्ट का नाम है वास्तविक संख्याएं। लेसन 1 है। पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा दिया है। यह है पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे इस चैप्टर के कुछ उदाहरण। जैसे कि पहला उदाहरण है, देखिए पहला उदाहरण क्या है। संख्याओं 4 घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या n, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होता है प्राकृतिक संख्या। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। इसका मतलब ये है कि 4 की घात n है, n का कोई ऐसा मान यहाँ पर रख दे जिससे कि जो अंक मिले वह शून्य पर समाप्त हो। ये हमें चेक करना है। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। 4 की घात n का मान 1, यहाँ पर n का मान 2, n का मान 3, n का मान 4 और n का मान 5। ये रख के चेक करते हैं क्या ये मान शून्य पर समाप्त होते हैं। 4 की घात 1 का मान होता है 4, 4 की घात 2 का मान 16, 4 की घात 3 का मान 64, 4 की घात 4 का मान 256, 4 की घात 5 का मान 1024। यहाँ पर n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिससे कि ये अंक शून्य पर समाप्त होता हो। यहाँ पर आप देखोगे n का मान जब विषम है, n का मान जब विषम है, प्राप्त संख्या का अंक 4 पर समाप्त हो रहा है। n का मान जब सम है तो प्राप्त संख्या का अंक 6 पर समाप्त हो रहा है। यानी n का मान विषम तो 4 पे समाप्त होगा, n का मान सम 6 पर समाप्त हो रहा है। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिससे कि 4 की घात n का अंक शून्य पर समाप्त हो। ये आपको मैंने बता दिया एक बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको इसी प्रश्न को एक दूसरे मेथड से बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। अब देखो, एक अंक मैंने लिया 10, 20, 30 और 40। अच्छा, इन सब अंक में लास्ट में 6, इसका मतलब ये अंक शून्य पर समाप्त हो रहे हैं। तो शून्य पर समाप्त होने वाले अंक होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 10 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5, 20 का 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 30 का भाज्य गुणनखंड 2, 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, 40 का भाज्य गुणनखंड 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पन 40। अब इसमें देखेंगे ये अंक शून्य पर तो समाप्त हो रहे हैं, लेकिन शून्य पर समाप्त होने वाले अंकों में कम से कम एक बार 2 गुणित 5 होना चाहिए। 2 गुणित 5 इसमें भी है, इसमें भी 2 गुणित 5 है, इसमें देखोगे 2 गुणित 5 है, इसमें भी 2 गुणित 5। इससे हमने आपको ये बताया कि शून्य पर समाप्त होने वाले अंक यदि कोई है तो उसमें कम से कम एक बार 2 गुणित 5 आना चाहिए। अगर एक बार 2 गुणित 5 आया है तो वह अंक शून्य पर समाप्त होते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ले लिए, ठीक है। अब देखो, चार की घात n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे
तो 2 × 2 की घात n है। और यहां से स्पष्ट हो रहा है कि 4 की घात n में 2 × 5 नहीं आता है। स्पष्ट है 4 की घात n में 2 × 5 नहीं आता, नहीं आता है। जब इसमें 2 × 5 नहीं आ रहा है तब इससे क्या सिद्ध हुआ? अतः प्राकृत संख्या n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिससे कोई भी मान नहीं है जिससे 4 की घात n का अंक शून्य पर समाप्त हो। ये हो गया उदाहरण नंबर 1। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आपको बताते हैं उदाहरण नंबर 2। अब देखो उदाहरण नंबर 2 में क्या है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है कि एचसीएफ और एलसीएम। इस प्रश्न को बताने से पहले हम आपको बता दें कि एचसीएफ का मतलब क्या है और एलसीएम का मतलब क्या है, फिर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, कुछ ऐसे उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये कहा जाए 8 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। 8 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, पहले आप ये बता दें। सबसे पहले 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। 24 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। अब हमें इसका निकालना है एचसीएफ। देखो एचसीएफ में क्या होता है, जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें जो कॉमन होगा वही होता है एचसीएफ। अब जैसे देखो 2 गुणते 2 गुणते 2 ये है, 2 गुणते 2 गुणते ये है, ये दोनों में कॉमन है
और यही इसका हो जाएगा HCF। 2 गुणते 2 गुणते 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। इसका मतलब 8 और 24 का HCF कितना होता है? 8। और एक चीज आपको बताएं, 8 और ये हो गया 24। तो HCF का मतलब क्या होता है? अब देखो ये 2 से भी कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों के HCF 8 है, अगर इसको हम 8 से काट दें तब इस संख्या को हमें दोबारा नहीं काटना पड़ेगा। 8 का नम 8, 8 3 24। HCF का मतलब ये होता है। अब हम आपको बता दें कि LCM का मतलब क्या होता है। इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। LCM इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 और 15 का LCM। यहाँ 12 और 15 का LCM आपको बताते हैं क्या होगा। सबसे पहले 12 और 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 गुणते 2 गुणते 3, 15 का 3 पचे 15। अब देखो LCM कैसे निकालते हैं। LCM तो LCM के लिए इसमें देखेंगे जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे। जो कॉमन होगा उसको कितनी बार लिखेंगे? एक बार। देखो 3 और 3 कॉमन है, इसको एक बार लिख ली। अब एक बार लिखने के बाद जो बचे हुए हैं अभाज्य गुणनखंड उससे गुणा कर देते हैं। 2 गुणते 2 गुणते 5। अब इसका गुणा करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। इसका LCM कितना आ गया? 60 आ गया। अब देखो ये तो हो गया सवाल। अब जैसे आप लोग भिन्न के सवाल सॉल्व करते हो, 1/12 प्लस 3/15। मान लो इस भिन्न के सवाल को हल करना है, जब आप LCM लेते हो तो इन दोनों का LCM कितना होगा? 60। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप प्रश्न को सॉल्व करते हो। यही मतलब होता है LCM का। समझ में आ गया? ये तो मैंने आपको बता दिया कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। अब आपको हम बताते हैं ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बाकी 6 का तो बड़ा आसान है। 2 3 6, 3 1 9 3। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 20 का कर लेते हैं। 2 से काटोगे 2 दहम्मा 20, 2 से कटेगा 2 पंजे 10, 5 से कटेगा 5 कन्नम 5। अब यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणते 3 और 20 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणते 5। अब इसको देखो इस रूप में लिख लेते हैं। ये 2 गुणते 3 है और 2 और 2 का गुणा कर देते हैं तो 2 की घात 2 गुणते 5 हो जाएगा। अब हमें यहाँ निकालना है HCF। अब HCF में जो कॉमन हो और कॉमन में जिसकी घात कम हो वो लिखते हैं। तो कॉमन यहाँ पर 2 है, इसकी घात 1, इसकी घात 2। जो घात कम है वही होता है HCF। यहाँ HCF हो जाएगा 2। और अभी मैंने बताया कि HCF का मतलब ये होता है कि जो संख्या प्राप्त होगी उससे ये भी कट जाएगा, उससे ये भी कट जाएगा। अब आपको बताते हैं इसी का LCM। LCM में
जो कॉमन होता है उसकी अधिकतम घात लिखी जाती है। तो कॉमन 2 है, अधिकतम घात 2 की घात 2। अब बाकी अभाज्य गुणनखंड को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणते 3 गुणते 5। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 2 की घात 2 का मान 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। ये हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ली, ठीक है। अब आपको बताते हैं उदाहरण नंबर 3। अब उदाहरण नंबर 3 में है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 4 से 4 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एचसीएफ ज्ञात करने के बाद एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। नाइन्टी सिक्स का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 8 16। पुनः 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। 2 से भाग करेंगे, 2 एक कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। अब ये 3 से भाग दे देंगे, 3 एक कन्नम 3। ये आ गया 96 का अभाज्य गुणनखंड। 4 से 4 का भी देख लेते हैं, 404। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। 2 से भाग करेंगे, 2 एक कन्नम 2, 2 एक कन्नम 2। और ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, एक स्वेप से कटेगा, एक बार जाएगा। अब यहाँ पर 96 का गुणनखंड और 404 का गुणनखंड। अच्छा, 96 में देखोगे 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है? 5 बार है। ये हो जाएगा 2 की घात 5 और गुणते 3। और 4 से 4 में 2 2 बार है, इसको लिखेंगे 2 की घात 2 गुणते 101। अब हमें इसका निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हमने बताया जो कॉमन हो, और कॉमन में जो सबसे कम वाली घात, कॉमन 2 कम वाली घात ये है 2 की घात 2 और इसका मान हो जाएगा 4। एचसीएफ हो गया 4। अब इसका निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, कॉमन वाली घात कॉमन लेंगे और उसकी जो अधिकतम घात होती है। तो कॉमन 2 है, अधिकतम घात 5 है, 2 की घात 5 गुणते, और बाकी जो संख्या बचा है उसका गुणा कर देते हैं, 3 गुणते 101। 2 की घात 5 का मान होता है 32। 101 का गुणा 3 में कर देंगे, 303, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 9696। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आपको इसका अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब संख्या 6 72 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। सबसे पहले इन सबका गुणनखंड कर लेते हैं। छः का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड होगा 2 तिहाई 6, 3 एकन्ना 3, 72 का कर ले रहे हैं। 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 कन्नम 2, एक बचा है 16, 2 8 16, 2 9
18, 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, पुनः 3 से कटेगा 3 एकम 9 3। अब 120 का गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 0, 2 एकम 9 2, 1 बचा है, 2 पंजे 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 से कटेगा 5 एकम 5। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड, 72 का भाज्य गुणनखंड, 120 का भाज्य गुणनखंड। अब इसका बताते हैं कि एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। 6 का भाज्य गुणनखंड है 2 गुणते 3, 72, 72 का भाज्य गुणनखंड देखते हैं, 2 कितनी बार है, 3 बार है, इसको लिखेंगे 2 की घात 3। और फिर 3 2 बार है, 3 की घात 2। 120, इसमें देखिए 1 2 3, 2 जो है 3 बार है, 3 गुणते 5, 3 गुणते 5। अब इसका निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में हमने अभी आपको बताया जो कॉमन हो उसकी कम वाली घात लिखेंगे। 1 2, इसकी घात 1 है, इसकी घात 3 है, इसकी घात 3 है। ये 2 तो कॉमन हो गया, और कम वाली घात ये है, इसलिए लिखेंगे 2 गुणते। यहाँ देखोगे 3 भी कॉमन है और कम वाली घात ये है, गुणते 3। तो एचसीएफ आ गया 2 तिहाई 6। एलसीएम निकालते हैं। अब देखो एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन की अधिकतम घात, कॉमन का अधिकतम घात 2 की घात 3, और इसमें 3 की घात 2। अब बाकी जो बचेगा उसका गुणा, बचा 5, 5 का भी गुणा कर दिया। 2 की घात 3 का मान 8, 3 की घात 2 का मान 9, गुणते 5, 8 9 72, 72 और 5 का गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 360। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद है आपको ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे ढंग से समझ में आ गए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को प्यार से लाइक जरूर कर देना। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।